मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। बड़ा ध्यान से सुनो, गैल्वेनोमीटर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। जैसे मैं आपको एक टाइप बताऊं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, दूसरा ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो गया। तो गैल्वेनोमीटर कोई भी हो, हर गैल्वेनोमीटर का एक ही काम है, टू डिटेक्ट द करंट। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द करंट इन अ सर्किट। ओके, लिखिए स्टेटमेंट बेटा। इसका प्रिंसिपल क्या है? अभी आपने जो पिछला डेरिवेशन पढ़ा है, क्या पढ़ा था क्वेश्चन? कि जब भी आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है। whenever a current carrying coil is placed in a magnetic field it will experience a torque। ये इसका प्रिंसिपल है, लिखिए सर। सो ये डिवाइस मैंने आपके लिए बोर्ड पर बना दिया है, इसके कंपोनेंट भी आपको दिखा दिए हैं। आप जब इन कंपोनेंट को एक बार बना लोगे उसके बाद बात करते हैं कैसे ये काम करता है। ये डायग्राम आप सभी ने बना लिया। अब आप पहले इसकी वर्किंग समझिए बेटा, हाउ इट वर्क्स। उसके बाद हम लोग इसके बारे में या इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं उनके बारे में बात करेंगे बारी बारी से। बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल भी तैयार होते हैं, आपको हर एक पार्ट का क्या रोल है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग। बेटा ये गैल्वेनोमीटर के दो टर्मिनल हैं। ऐसे मानो जैसे ये गैल्वेनोमीटर हो गया, इसके दो टर्मिनल, कोई भी डिवाइस ले लो उसके दो एंड तो होते ही है ना। तो ये एंड आपका T1 हो गया, ये एंड T2 हो गया, या इसे T2 इसको T1 इसको T2 मान लो, जैसे भी कह लीजिए। आपने इस गैल्वेनोमीटर को एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ा। एक्सटर्नल सर्किट का मतलब समझ रहे हो ना, आपने बैटरी से जोड़ दिया मान लो, तभी तो करंट फ्लो करेगा ना इसके अंदर। जैसे ही आप इसे एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ोगे तो इस कॉइल के अंदर एक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। इस कॉइल के अंदर क्या शुरू कर देगा? एक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। जब इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा तो देखो ये आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं ताकि टॉर्क जो है मैक्सिमम पैदा हो। तो हमने यहाँ एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जब इस करंट कैरिंग कॉइल को रखेंगे तो इस पर एक टॉर्क लगेगा और ये कॉइल अपनी पोजीशन पर घूम जाएगी। उस टॉर्क की वैल्यू जानते हो ना बेटा? लास्ट टाइम जो डेरिवेशन आपने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग जब भी आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उस पर एक टॉर्क लगता है। ये वही सिचुएशन हुई ना, जैसे ही कॉइल के अंदर करंट पास हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा रखा है तो तुरंत इसके अंदर एक टॉर्क पैदा होगा और वो टॉर्क इस कॉइल को रोटेट कर देगा। ठीक है, जैसे ही कॉइल रोटेट होगा तुरंत यहाँ एक रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा होना शुरू कर देगा। इट इज जस्ट लाइक दैट स्प्रिंग। जब आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो तुरंत उसके अंदर क्या आता है? एक रिस्टोरिंग फोर्स आता है। ऐसे जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो कॉइल के रोटेशन होने की वजह से इसके अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा होगा। ओके, और जिस स्टेज पर रिस्टोरिंग टॉर्क अप्लाइड टॉर्क के बराबर हो जाएगा वहां जाकर कॉइल की रोटेशन रुक जाएगी। कॉइल कहाँ जाकर रुकेगी? जब अप्लाइड टॉर्क कौन सा? जो करंट फ्लो होने की वजह से बना है, किसके बराबर हो जाएगा? जो उसको रोकने वाली ताकत है, यानी कि रिस्टोरिंग टॉर्क। तो वहाँ पर जाकर ये कॉइल रुक जाएगी और जैसे ही आप करंट को रिमूव करोगे वो रिस्टोरिंग टॉर्क दोबारा से कॉइल को इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लाकर खड़ा कर देगी। बोले बात क्लियर हुई? चलिए इसकी वर्किंग लिखना शुरू करते हैं। लिखिए बेटा, एज द गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट, a current flow through the coil in the presence of radial magnetic field. In the presence of radial magnetic field, this coil experiences a torque which is given by, तो जो टॉर्क यहाँ पैदा होगा बेटा that is given by NIBA. This torque is given by this one, NIBA. What is N? Number of turn, I current, B applied magnetic field, A area of the coil. इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। As the coil rotate, a restoring torque is set up which is directly proportional to rotation. That is, जो रिस्टोरिंग टॉर्क है बेटा, ये रिस्टोरिंग टॉर्क हो गया आपका।
इसको मैं टॉ आर कह लेता हूँ। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटेशन। मैं इस रोटेशन को अल्फा मान लेता हूँ, थीटा मान लीजिए आप, थीटा मान लीजिए। चलिए इस रोटेशन को क्या कह लो आप, थीटा के बराबर कह लीजिए। सो टॉ आर इज इक्वल टू के इंटू थीटा। व्हाट इज के? ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जैसे स्प्रिंग के केस में आप उसे स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते थे, इस केस में हम इसे टॉर्जन कांस्टेंट कह सकते हैं। वी कैन से इट टॉर्जन कांस्टेंट। के डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। द रोटेशन इन द कॉइल विल स्टॉप व्हेन NIBA इक्वल टू के थीटा। जब NIBA यानी कि अप्लाइड टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर आ जाएगा तो इस कॉइल के अंदर रोटेशन रुक जाएगी, यानी कि कॉइल अपनी पोजीशन पर जाकर रुक जाएगा। आपने सभी ने मीटर देखे हैं ना बेटा, जब आप मीटर को देखते हो तो आपने देखा होगा कि उसमें जितना करंट या वोल्टेज जो भी पहुंचता है तो उसके अंदर एक नीडल होती है। जितना भी करंट होता है, मान लो वो 10 एम्पियर मेजर कर सकता था और उसमें 2 एम्पियर है, तो नीडल 2 एम्पियर के हिसाब से जाके क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है और वहाँ जाकर रुक जाती है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर होने वाला है। तो ये नीडल जहाँ तक भी जा सकती थी, जितना उसने घूमना था घूमी और उसके बाद जाकर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो यहाँ से देखो आई की वैल्यू निकालो, तो आई किसके बराबर हुआ, के अपॉन एन बी ए इंटू थीटा। के अपॉन एन बी ए इंटू थीटा, ये ना पूरा फैक्टर है, ये पूरा फैक्टर कॉन्स्टेंट है। देख लीजिए, के टॉर्जन कॉन्स्टेंट, नेचर ऑफ द मटेरियल पर, n number of turn, b magnetic field, a area of the coil, all factors are constant. So it indicates that I is proportional to theta. I is proportional to theta और इस कांस्टेंट को कैपिटल G यानी कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं। It is called गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं। इतना मैथ नोट कीजिए आप। अगर आप इसका मीनिंग देखो बेटा, इसका मतलब क्या है, ये क्या शो कर रहा है, तो देखो बहुत सिंपल वे में आप अगर इसे समझो तो ये शो कर रहा है कि अगर थीटा है यानी कि एंगल है, मतलब रोटेशन है, तो करंट है। इज इट ओके? तो जब भी कॉइल घूमेगा इसका मतलब उस सर्किट में करंट है, और एंगल जितना ज़्यादा होगा करंट ज़्यादा। ओके, तो दो बातें ये यहाँ से इंडिकेट करता है कि whenever there is a rotation in the coil indicating the presence of the current in the coil, and if the rotation is large then current is large, rotation is small मतलब current is small। कुल मिला के बात इसका काम तो इतना था बेटा, सर्किट में करंट है या नहीं है इसका पता लगाना, और डिफ्लेक्शन आपको उसके बारे में बता देता है। लिखिए बेटा ये लाइन। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास 2 गैल्वेनोमीटर है और कोई मुझसे ये कहे कि इन दोनों गैल्वेनोमीटर में से बेटर कौन सा है, विच ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज बेटर। अब बेटरमेंट की बात क्या है, मतलब कोई भी गैल्वेनोमीटर अच्छा कब कहलाएगा, क्या वो छोटे से छोटे करंट को आसानी से मेजर कर ले या केवल बड़े करंट को ही आसानी से मेजर करे। तो आंसर है जो छोटे करंट को आसानी से मेजर कर ले। और आसानी से मेजर करने का मतलब क्या है कि अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर कम करंट भी पास हो तो वो गैल्वेनोमीटर इतना डिफ्लेक्शन शो कर दे कि हम उसे क्या कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें। हमें क्लियर? सपोज करो आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है और उस गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट पास किया, ये गैल्वेनोमीटर की नीडल है और वो गैल्वेनोमीटर थोड़ी सी, ये नीडल थोड़ी सी हिली। आर यू एबल टू ऑब्जर्व इट? आंसर है नो, वी आर अनएबल टू ऑब्जर्व इट। हम इसे ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं, और जब हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं तो सीधी बात है कि हम डिटेक्ट क्या करेंगे। अगर दूसरा गैल्वेनोमीटर है वो इतना घूम रहा हो तो हम इसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो सीधी बात है, अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी मोर इफेक्टिव, मोर सेंसिटिव इफ इट शोज लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर स्मॉल करंट। भाई कम करंट पर भी जो ज़्यादा डिफ्लेक्शन इंडिकेट कर दे वो गैल्वेनोमीटर हमारे लिए अच्छा गैल्वेनोमीटर कहलाता है। तो सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर लिखिएगा, सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव if it shows large deflection for small current. So let's see it. बेटा आपको डिफ्लेक्शन चाहिए ज़्यादा,
तो आप देखो डिफ्लेक्शन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, यहां से सोचिए आप। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो आप देखोगे NBA अपॉन K इंटू आई के बराबर है। बोला मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है? थीटा की वैल्यू NBA अपॉन K इंटू आई आ रहा है। आई तो फिक्स है। फॉर ए गिवन करंट अगर मैं बात करूं, मैं चाहता हूं कि आई यही रहे लेकिन थीटा बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। तो कैन यू थिंक अबाउट द फैक्टर ऑन विच दिस थीटा डिपेंड? यस, नंबर 1 n पर डिपेंड करता है। थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओ, थीटा इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि आपका गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। नंबर 2 थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ, थीटा बढ़ जाएगा, सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। नंबर 3 थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बढ़ाओ तो फिर से थीटा इंक्रीज हो जाएगा। नंबर 4 थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, यानी कि आप एक ऐसा मटेरियल यूज करो जिसकी के वैल्यू कम हो तो थीटा को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। ओके, अब देखो एक बार बारी बारी से ना इन चारों फैक्टर को दोबारा से सोचते हैं। एक गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाने के मेरे पास 4 तरीके हैं। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें, एरिया बढ़ा दें या के वैल्यू को कम कर दें। अगर मैं चारों फैक्टर को इंडिविजुअली सोचना शुरू करूँ, सोचिए बेटा, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाता हूँ, नो डाउट डिफ्लेक्शन इंक्रीज करेगा, सेंसिटिविटी बढ़ेगी। इसका मतलब तो ये हुआ मैं नंबर ऑफ टर्न जितना चाहो बढ़ाता चला जाऊँ। 1000 है 2000 कर दूँ, 2000 है 10,000 कर दूँ, 10,000 है 20,000 कर दूँ, क्या कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 2 फैक्टर अपना रोल प्ले करना शुरू कर देंगे। पहला फैक्टर जो बहुत मोटे शब्दों में समझा जा सकता है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ोगे तो मटेरियल बढ़ेगा ना बेटा, मटेरियल बढ़ेगा तो डिवाइस हैवी हो जाएगा। ओके, डिवाइस हैवी हो जाएगा, हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए कहो सर ये भी कोई बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक नहीं 2 जने मिलकर उठा देंगे, चलो आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हैवी हो भी गया तब भी हम उसे मैनेज कर लेंगे। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जब नंबर ऑफ टर्न बढ़ेंगे, नंबर ऑफ टर्न किसके बढ़ रहे हैं? कॉइल के बढ़ रहे हैं। अगर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न बढ़ेंगे तो कॉइल की लेंथ भी तो बढ़ेगी, और अगर लेंथ ऑफ द कॉइल बढ़ेगी तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? लेंथ होता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वो सर्किट के करंट को अफेक्ट करेगा। भाई किसी भी सर्किट के रेजिस्टेंस वैल्यू को अगर आप चेंज करते हो तो वो करंट को डिस्टर्ब करेगा या नहीं करेगा? वो करंट को डिस्टर्ब करेगा। तो हम जिस चीज़ को मेजर करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, अगर वही अफेक्ट होना शुरू हो जाए तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यही इसका आंसर भी है, वी कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, एंड व्हाट दैट लिमिट इज, वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स such that it can't affect the current of the circuit। बोले पहला पॉइंट क्लियर हुआ। नंबर 2, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता हूं तो नो डाउट सेंसिटिविटी बढ़ रही है, तो मैं कहां तक बढ़ा सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड को? क्या लिमिट हो सकती है मेरे मैग्नेटिक फील्ड की? लिमिट है बेटा मेरे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट है वो यूज कर लूँ, दैट्स ऑल। भाई मुझे ऐसा मैग्नेट यूज करना है जो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड देता हो, and that can be possible by using the horseshoe magnet, U-shaped magnet। आप लोग जानते हो सारे horseshoe जो मैग्नेट होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट माना जाता है बेटा। अगर आपने कहीं लोअर क्लास में इसके बारे में पढ़ा है तो, नहीं तो आज जान लीजिए, जो horseshoe मैग्नेट होता है ना, यानी कि यू शेप बोलिए मोटे तौर पर, तो जो यू शेप मैग्नेट होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट होता है। तो आप उस मैग्नेट को यूज कर लीजिए, हो गया काम पूरा भाई। इससे बड़ा मैग्नेटिक फील्ड तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है। तीसरी, एरिया को बढ़ा दें। इट इज नॉट द क्रॉस सेक्शनल एरिया बट इट इज द एरिया ऑफ द कॉइल। अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? डिवाइस का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब मैं एरिया भी एक लिमिट तक बढ़ा सकता हूँ कि भाई साइज इतना बड़ा ना हो कि उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाए। तो चौथा वेक्टर, के वैल्यू कम ली जाए, मतलब मैं एक ऐसा मटेरियल यूज करूँ जिसकी के वैल्यू, क्योंकि के वैल्यू तो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है। मेरे पास 10 मटेरियल है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मैं उन सबकी के वैल्यू चेक करूँगा और देखूंगा इनमें सबसे कम के वैल्यू किसकी है, उसको यूज कर लूँ यहाँ पर। थोड़ा सेंसिटिविटी को क्या किया जा सकता है? इंक्रीज किया जा सकता है। यही कारण है
कि ये जो सस्पेंडेड वायर होती है ना बेटा, ये वाली वायर, ये फॉस्फर ब्रोंज मटेरियल की बनाई जाती है। फॉस्फर ब्रोंज मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी के वैल्यू छोटी होती है। इसकी 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा। नंबर 1 लो के वैल्यू, नंबर 2 हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मैं अभी आपको समझाता हूं मोटे तौर पर इसका मतलब क्या होता है। नंबर 3 रस्ट फ्री। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इस सस्पेंडेड वायर की जो फॉस्फर ब्रोंज का बना हुआ होता है। लो के वैल्यू तो आपको समझ में आ गई होगी। के वैल्यू छोटा होने का फायदा ये होगा कि मेरा गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। रस्ट फ्री, रस्ट फ्री का क्या फायदा है? लाइफ ज़्यादा रहेगी बेटा। जिस मटेरियल पर रस्ट लगता है तो उसकी लाइफ कम हो जाती है ना, वो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसकी लाइफ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द अदर मटेरियल। तीसरा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ताकत, मजबूत है ये। देखो ना पूरा सिस्टम सस्पेंडेड फॉर्म में है बेटा, लटका हुआ है। अगर ऊपर कोई चीज़ जो इसे सस्पेंड कर रही है वो कमज़ोर होगी तो टूट जाएगा, तो इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हम सस्पेंडेड वायर को फॉस्फर ब्रोंज मटेरियल का बनाते हैं। इज देयर एनी डाउट? लिखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी को सिंबॉलिकली IS लिखते हैं बेटा। और डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। देखिए द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, दैट इज IS इक्वल टू थीटा अपॉन I। तो इसका SI यूनिट तो समझ में आ गया होगा आपको बेटा। SI यूनिट देखो डिफ्लेक्शन का होता है रेडियन, एंगल ही तो है ना ये, रेडियन पर एम्पियर, इसका SI यूनिट हो जाएगा। और आप यहां से देखो मैथमेटिकली थीटा अपॉन I की वैल्यू निकालोगे तो NBA अपॉन K के बराबर आ गया। तो थीटा अपॉन I NBA अपॉन K के बराबर आ जाएगा। ये है बेटा आपका करंट सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी VS से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड डेफिनेशन इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज एंड इट्स SI यूनिट इज, SI यूनिट देखो बेटा क्या बनेगा, रेडियन पर वोल्ट। अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकली समझो तो वोल्टेज किसके बराबर होता है? वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है? V इक्वल टू IR, वोल्टेज और करंट में रिलेशन है V इक्वल टू IR। तो थीटा अपॉन I इंटू R। व्हाट इज R हियर? इट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। R क्या है यहाँ पर? गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस को कहते हैं। तो R इज गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, इज इट ओके? So theta upon I can be written as IS. So VS can be written as IS upon R. बेटा थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है इसके अंदर, VS इक्वल टू IS अपॉन R। पहले लिखो आप इसे। इसमें जितने भी कंपोनेंट लगे हैं हर कंपोनेंट का क्या रोल है बेटा, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले टॉप से शुरू करते हैं, टॉर्जन हेड। आप मोटे शब्दों में समझिए, ये हुक है जिस पर पूरा का पूरा सिस्टम आपने लटका रखा है सस्पेंडेड। ओके, टॉर्जन हेड का काम तो सिर्फ इतना सा। T1 और T2 दो टर्मिनल है। टर्मिनल आपको एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्शन में आपकी हेल्प करेगा। कॉन्केव मिरर, इसका रोल जस्ट 1-2 मिनट के बाद आपसे बात करता हूँ। बिफोर दैट ये कॉइल का काम आपको पता ही है, करंट इसके अंदर फ्लो करवाना है आपने, तभी तो ये कॉइल घूमेगा। मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए, बगैर मैग्नेटिक फील्ड के ये काम नहीं करेगा। लेकिन अब इसमें एक क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक पोल की ये जो शेप है ना, ये वाली शेप, ये कॉन्केव शेप क्यों ली गई? ऐसे की बजाय हम सीधा क्यों नहीं बना लिए?
सीधे पोल क्यों नहीं ले लिए भाई? आप ये सोचिए कि पोल सीधे क्यों नहीं ले लिए। अगर आपने पोल सीधे ले लिए होते और अब ऐसी शेप यानी कि कॉन्केव शेप ले ली, इन दोनों में क्या फ़र्क होने वाला है? मोटे तौर पर तो कोई फ़र्क है नहीं भाई। सीधा अगर आप ले लेते तब भी ये काम करना था, अब भी इसने काम करना है, लेकिन डिफरेंस ये है कॉन्केव शेप बनाने से हमें जो बेनिफिट हुआ वो ये हुआ कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो गया, अलोंग द रेडियस काम करने लगा। नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस करवा गए इस कॉइल के रेफरेंस में, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टॉर्क। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? मैक्सिमम टॉर्क पैदा करता है, इसीलिए हमने इसकी शेप को क्या रखा है? कॉन्केव रखा है। नोट कीजिए बेटा इस क्वेश्चन को। ये नॉन मैग्नेटिक फ्रेम है, इसका काम इस कॉइल को होल्ड करने का है। इसके बाद नीचे स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपका व्हीकल के अंदर सोकर होते हैं। पूरा डिवाइस सस्पेंशन फॉर्म में है, तो ये सस्पेंशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। ये भी फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल का बना होता है, तो रोटेशन में भी हेल्प करता है, सेंसिटिविटी बढ़ाता है। और तीसरा काम, ये कनेक्शंस के लिए एक सेकंड टर्मिनल भी प्रोवाइड करता है। ओके, तो फंक्शन ऑफ स्प्रिंग लिख लीजिए आप लोग, नोट कीजिए बेटा। तो सॉफ्ट आयरन का रोल क्या है? अगर ये सॉफ्ट आयरन यहाँ नहीं रखा होता तब भी गैल्वेनोमीटर वर्क करता, लेकिन इसके आने से गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई। द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इंक्रीज बाय इंट्रोड्यूसिंग द सॉफ्ट आयरन इनसाइड दिस फ्रेम। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो सॉफ्ट आयरन होता है ना, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। इट इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। दे मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने में हमारी हेल्प करेंगे। ओके, अब रह गई बात कॉन्केव मिरर की। फंक्शन ऑफ कॉन्केव मिरर देखिए बेटे क्या होता है। बेसिकली अगर आप इस वायर के बारे में थोड़ा सा सोचना शुरू करोगे, सपोज कीजिए आपके सामने एक वायर है, बहुत पतली वायर है, जिसमें पेन ले रहा हूँ। अगर इस पेन को मैं हल्का सा घुमाऊँ, इस वक्त मैं इस पेन को घुमा रहा हूँ, आर यू एबल टू ऑब्जर्व इट? क्या इसमें रोटेशन हो रहा है? आप कभी की तो बात नहीं करता, आपने इस वक्त इसको ऑब्जर्व किया है? आई होप शायद किसी को ये समझ भी नहीं आ रहा होगा कि ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। ऑल्दो इट इज इन रोटेशनल फॉर्म, अब ये घूम रहा है, मैं इसे घुमा रहा हूँ, लगातार घुमा रहा हूँ। अगर मैं इसके ऊपर देखो, ये कागज़ लगा हुआ है ना, ये दिख रहा है ना कागज़, तो अगर मैं इसको करूँगा तो शायद आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये घूम रहा है। ठीक है, तो होता क्या है, ये कॉइल है, एक पतला सा वायर है। जब ये कॉइल घूमेगा हमारे सामने, तो ये वायर होती है बेटा जो हमें घूमती हुई नज़र आती है। इज इट ओके? और कई बार ये रोटेशन ऑब्जर्वेबल नहीं होती, तो इसके लिए इसमें एक मिरर लगाते हैं। आपको अगर मिरर की प्रॉपर्टी याद हो, आपने कोई हॉरर मूवी देखी हो तो उस मूवी के अंदर देखा होगा, रात को अचानक बहुत आंधी आती है, तूफान आता है और पूरा कमरा घूमने लगता है, उसके अंदर मिरर घूमता हुआ दिखाते हैं। मतलब क्या है इसका कि मिरर के अंदर एक इमेज बनता है, और अगर आप मिरर को किसी एंगल से रोटेट करते हो तो वो इमेज डबल एंगल से रोटेट करता है। एक तो मिरर की एक खास प्रॉपर्टी है, यानी कि रोटेशन डबल हो जाती है। दूसरा इमेज है, अगर मिरर की पोजीशन थोड़ी सी भी लेफ्ट या राइट होगी तो इन दैट केस आप आराम से पता लगा सकोगे कि डिफ्लेक्शन हुआ है। तो यहाँ क्या होता है कि इस टॉर्जन हेड के साथ ऐसे एक सिस्टम होता है जिसके पैरेलल यहाँ एक वायर लगी होती है। उस वायर का इमेज इसके अंदर होता है, तो जैसे ही ये कॉइल थोड़ा सा भी घूमेगा तो मिरर भी घूमेगा, और मिरर अगर घूमेगा तो इमेज भी घूमेगा। इमेज घूमेगा तो हमें पता लग जाएगा कि कॉइल रोटेट कर रही है। दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस मिरर। लेकिन आजकल अब जो डिवाइस हमें मिलते हैं उसमें ये मिरर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये लोअर पार्ट है, कॉइल का हिस्सा ऊपर है, और यहाँ एक स्केल होती है, ऐसे एक स्केल होती है। देखोगे, देखा ना आपने, मीटर तो सभी ने देखा होगा।
तो ये जो कॉइल है ये जब घूमेगी तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से आजकल तो हम रीडिंग पढ़ लेते हैं कितना वो घूमी है। तो आज का डिवाइस के अंदर आपको कुछ ऐसे ये कॉइल अटैच होती है, जब ये घूमता है तो ये भी घूमता है और कितना रोटेशन है उसको क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर। बेसिकली जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो है जो डायग्राम आपको पहले बनाया है। आपको आपकी बुक में इस तरह का कोई डायग्राम मिल जाएगा। वर्किंग इज सिमिलर, एवरीथिंग इज सिमिलर। ओके, तो बोलिए फंक्शन ऑफ कॉनकेव मिरर सबको क्लियर हो गया। क्वेश्चन है द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर is increased by 50% and the resistance of the galvanometer become double, then what is the percentage change in voltage sensitivity? जब भी आपको ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक क्वांटिटी में चेंज है दूसरे में चेंज निकालो, तो बड़ा आसान सा तरीका होता है, आप गिवन फॉर्मूले को 2 बार लिख लीजिए। वी एस इक्वल टू आई एस अपॉन आर, मैं वी एस डैश इक्वल टू आई एस डैश अपॉन आर डैश ऐसे लिख लूँ। अब बताओ करंट सेंसिटिविटी में क्या चेंज ला रहे हो आप? 50% चेंज कर रहे हो ना, 50% बढ़ा रहे हो, तो आई एस डैश की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आई एस प्लस 50/100 आई एस, यानी कि कुल मिला के अगर आप देखो तो ये वैल्यू 3/2 आई एस होगी, राइट? समझ गया ना? इतना मैथ तो कर लोगे ना बेटा। एंड व्हाट हैपेंड टू आर डैश? इट बिकम डबल टू आर। तो इस फॉर्मूले में पुट करो तो वी एस डैश किसके बराबर होगा? देखना 3/2 आई एस इंटू 2r, तो वैल्यू बनी 3/4 आई एस अपॉन आर, और आई एस अपॉन आर वी एस के बराबर है, तो 3/4 वी एस होगी, 3/4 वी एस होगी। तो नए वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू 3/4 वी एस होगी। लेकिन पूछा क्या है? परसेंटेज। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हो? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। फाइनल वैल्यू कितनी है? 3/4 वी एस माइनस वी एस अपॉन वी एस मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप देखो ऊपर नीचे वी एस कॉमन आ जाएगा, 3/4 माइनस 1 माइनस 1/4 होगा इंटू 100 मीन्स -25%। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज। देखो आपने कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक किया। सो एमीटर, ये वोल्टमीटर। आपने लास्ट टाइम जो वर्ड पढ़ा था दैट वाज गैल्वेनोमीटर। तीनों में पहले तो फ़र्क बिल्कुल क्लियर कर लो अपने माइंड में। गैल्वेनोमीटर का काम होता है जस्ट टू डिटेक्ट द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितना करंट है ये पता लगाना उसका काम नहीं है। उसका काम सिर्फ इतना सा है कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट है या नहीं है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ करंट। एमीटर वो डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में कितना करंट होता है इसके बारे में बताता है। यानी कि सिंपल वन वर्ड बोलें तो एमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द करंट, वाइल वोल्टमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो एमीटर और वोल्टमीटर में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। हमारा क्वेश्चन रहेगा कैसे हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा एमीटर के साथ। लिखिए एमीटर, इट इज़ ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस, इट इज़ अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस यूज्ड टू मेजर द करंट। वोल्टमीटर, इट इज़ ए हाई रेजिस्टेंस डिवाइस यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल। आगे बढ़ाएं, अगर आप एमीटर के बारे में थोड़ा और अच्छा सोचते हैं तो आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्टमीटर की बात करें बेटा आज हम, तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। आइडियल एमीटर हैव 0 रेजिस्टेंस, ध्यान रखना बेटा ये आइडियल एमीटर हैव 0 रेजिस्टेंस
जबकि आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। बेटा आइडियल का मतलब समझिए आप लोग, जितने भी डिवाइस हैं एमीटर या वोल्टमीटर, जब भी हम किसी सर्किट में जोड़ते हैं हम उसे आइडियल मानते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। इज इट ओके? अब जो एमीटर जितना, देखो आइडियल तो जीरो रेजिस्टेंस है, आइडियल तो जीरो है, लेकिन आइडियली जीरो कहना अलग बात है, प्रैक्टिकली वो चीज़ मिलना अलग बात है। तो आप इसको कुछ ऐसा समझो, आपको मान लो मैं दो एमीटर देता हूँ ए और बी, आपसे पूछूं विच वन इज अ बेटर एमीटर, तो आंसर होगा जो जितना छोटे रेजिस्टेंस का एमीटर होगा ना वो उतना अच्छा एमीटर कहलाएगा। इज इट ओके? ऐसे ही वोल्टमीटर की बात है। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट होता है, लेकिन वही बात प्रैक्टिकली तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का हम वोल्टमीटर नहीं बना सकते। तो हम ये मानते हैं कि मान लो ए और बी, फिर से मुझे दो वोल्टमीटर दिए और मुझे चेक करना पड़ा विच वन इज़ द बेटर वन, तो क्या आंसर होगा? जिसका हाई रेजिस्टेंस होगा वो बेटर वोल्टमीटर कहलाएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया आपके पास, एक सर्किट है, दो रेजिस्टेंस जोड़े हुए हैं, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, इसके अक्रॉस में वोल्टेज मेजर करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ वोल्टमीटर लगा दिया। मैंने बारी बारी से यहाँ 2 वोल्टमीटर यूज किए। पहले मैंने V1 वोल्टमीटर यूज किया, उसके बाद मैंने V2 वोल्टमीटर यूज किया। V1 का रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम, V2 का रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम। तो विच विल गिव अस अ बेटर रीडिंग? विच विल गिव द बेटर रीडिंग? बोलो। V1। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो ये आपको बेटर रीडिंग देगा। इज इट ओके? क्लोज टू रियल वैल्यू, जो इसके अक्रॉस एक्चुअल वैल्यू आने वाली है उसके क्लोज वैल्यू आपको V1 देगा। ऐसे ही एमीटर की बात रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है बेटा। एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। देखना भाई। और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। नोट कीजिए बेटा इसे, एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज वाइल वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। एक गैल्वेनोमीटर को आपने एमीटर में बदलना है, एक गैल्वेनोमीटर को आपने वोल्टमीटर में बदलना है। तो कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, एक एक स्टेप को, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना बेटा। 2-2 लाइनों के क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं है। सपोज कीजिए आपके पास ये एक गैल्वेनोमीटर है जिसको आप एमीटर में बदलना चाहते हो। ऐसे आप यहाँ सोचिए, एक गैल्वेनोमीटर है जिसको आप वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो। ओके, पहले आप गैल्वेनोमीटर के बारे में जानिए, थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक गैल्वेनोमीटर के बारे में। मान लीजिए इस गैल्वेनोमीटर के अंदर n डिवीजन बने हुए हैं बेटा। n जो है वो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ डिवीजन। देखा ना, आपका जो भी मीटर होगा उसके अंदर डिवीजन तो होते ही है ना। और k एक फैक्टर है जिसे हम कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट का मतलब क्या है? फिगर ऑफ मेरिट का मतलब होता है 1 स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट चाहिए। इट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 स्केल डिफ्लेक्शन। मतलब मोटे तौर पे बोलूँ बेटा, इट इज़ इक्वल टू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट समझते हो ना बेटा? ये जैसे मीटर है, इसमें आपका 0 डिवीजन, ये एक नीडल है, इसको, इस नीडल को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो वैल्यू चाहिए वो उसका लिस्ट काउंट होता है। मिनिमम वैल्यू जो डिवाइस मेजर कर सकता है वो उसका लिस्ट काउंट होता है। तो फिगर ऑफ मेरिट एक तरीके से इस डिवाइस का एक लिस्ट काउंट इक्वल है। मतलब वो मिनिमम करंट है जो ये गैल्वेनोमीटर एक स्केल डिफ्लेक्शन के लिए चाहिए इसको। अब इसके अंदर n डिवीजन है तो टोटल करंट कितना चाहिएगा? बोलोगे बेटा? एक डिवीजन के लिए मुझे k करंट चाहिए, तो n डिवीजन के लिए कितना चाहिएगा? n इंटू के। तो टोटल करंट हो गया गैल्वेनोमीटर का IG इक्वल टू n इंटू के। ये वो करंट है, IG ध्यान से सुन लो बेटा, ये वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगा। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि आप गैल्वेनोमीटर को कहीं भी यूज करो, कहीं भी यूज करो, कैसे भी यूज करो, लेकिन गैल्वेनोमीटर कभी भी IG से ज़्यादा करंट एक्सेप्ट नहीं करेगा।
इज इट ओके? आप उसे एज ए एमीटर यूज करो, आप उसे एज ए वोल्ट मीटर यूज करो, बट अ गैल्वेनोमीटर नेवर एक्सेप्ट अ करंट ग्रेटर देन IG. IG इज द अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन. इसे नोट करो बेटा यहाँ तक पहले. ये हो गया, आपका फाइनल हो गया कि भाई IG तो करंट है, बस इसका यूज ही करेंगे हम. तो IG वो करंट हो गया जो गैल्वेनोमीटर के अंदर आपको चाहिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए. ओके, अब आप एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना चाहते हो, तो दिस कैन बी डन बाय यूजिंग अ शंट. अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय यूजिंग अ शंट. अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज अ शंट? शंट क्या है? हाँ, एक रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्ट होता है, एंड इट शुड बी लो. तो शंट इज अ लो रेजिस्टेंस यूज्ड टू कनेक्ट इन पैरेलल. इसको हमेशा किस में कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल में. देखो, इसके पैरेलल आपने एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ दिया. अब सोचने वाली बात यह है बेटा इसके अंदर कि आप एक एमीटर बनाना चाहते हो, एक एमीटर बनाना चाहते हो. मान लो I है रेंज ऑफ एन एमीटर, रेंज ऑफ एन एमीटर. एक आप I रेंज का एमीटर बनाना चाहते हो. ओके, आप चाहते हो कि मेरा ये गैल्वेनोमीटर I करंट मेजर करे ज़्यादा से ज़्यादा. मान लो I की वैल्यू 10 एम्पियर है, तो ये एमीटर जो है मुझे 10 एम्पियर तक रीड करके दे. I 50 भी हो सकता है, I 100 भी हो सकता है, वो तो जितना आप चाहोगे उतना हो जाएगा. इज इट ओके? तो आप I रेंज का एमीटर बनाना चाहते हो. इसका सीधा मतलब क्या है कि पीछे से I करंट आ रहा है. आप ऐसे ही तो सोचोगे ना, भाई जिस चीज़ को मेजर करना है वही तो आ रहा है ना मेरे पास डिवाइस के पास. लेकिन गैल्वेनोमीटर की मजबूरी क्या है कि वो IG से करंट ज़्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि उसने तो IG पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देनी है. इज इट ओके? तो अब मुझे ये शंट कुछ इस तरीके से इसके पैरेलल में जोड़ना होगा कि पीछे से जो भी करंट आया हो उसमें से IG करंट तो इसमें चला जाए. यानी कि पीछे से अगर जो भी करंट का मतलब मेरा I करंट से है बेटा, रेंज ऑफ द करंट से है. पीछे से जो I करंट आया है उसमें से IG करंट तो यहाँ चला जाए और बाकी बचा हुआ करंट इसमें से पास हो जाए. कितना पास होगा इसमें से? I माइनस IG. इट मीन्स ये शंट इस तरीके से यूज करना है कि ये इस I करंट को IG इज टू I माइनस IG की रेशियो में डिवाइड कर दे. इज इट ओके? तो अब देखो होगा क्या, गैल्वेनोमीटर को तो IG करंट मिला ना, IG मिला, उसने अपना IG करंट के हिसाब से डिफ्लेक्शन दे दिया. लेकिन हमें, क्योंकि ये तो सब कुछ बॉक्स के अंदर है, हमें तो ऐसा लगेगा ना भाई मैंने I करंट दिया और मुझे I के कोरस्पॉन्डिंग क्या मिल गया? डिफ्लेक्शन मिल गया. एम आई क्लियर? इंटरनली भले उसने कुछ भी किया हो, लेकिन एक्सटर्नली तो जो आपने दिया वो हो गया. आपने I करंट दिया, उसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दिया. आपको लगा इसने 10 एम्पियर रीड किया. हम एमीटर के अंदर जो स्केल है, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो स्केल है, वो भी उसी हिसाब से क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे. बोले मेरी बात क्लियर? मैं रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा सिंपल वे में बात करो. गैल्वेनोमीटर को अगर आपने एमीटर में बदलना है तो पैरेलल में एक शंट यूज होगा. I अगर रेंज है एमीटर की तो वो शंट इस तरीके से यूज होगा कि I करंट में से IG पार्ट गैल्वेनोमीटर में जाए और बचा हुआ पार्ट शंट में से पास हो जाए. तो अब कैलकुलेट करो S की वैल्यू. S की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अब देखो ना बेटा, ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या चीज़ सेम होती है? वोल्टेज सेम होता है ना, V इक्वल टू IR होता है. मैं गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को G मान लेता हूँ, तो यहाँ I इंटू जी, IG इंटू कैपिटल G मस्ट बी इक्वल टू I माइनस IG इंटू S. तो S की वैल्यू किसके बराबर आ गई भाई? IG इंटू कैपिटल G अपॉन I माइनस IG. तो शंट जो है मुझे वो इतना यूज करना पड़ेगा. ओके, I रेंज का एमीटर बनाने के लिए मुझे इतना शंट यूज करना पड़ेगा. सपोज करो कोई न्यूमेरिकल मिलता आपको, उस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ ले भाई मेरे पास ये गैल्वेनोमीटर है, आप उसे 10 एम्पियर रेंज का एमीटर में कन्वर्ट करके दो. तो आपने कुछ नहीं करना,
कैलकुलेशन करनी है, एस की वैल्यू निकाल के दे देनी है और लास्ट में लिख देना बाय कनेक्टिंग दिस रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर वी कैन डू इट। बोलो कर लोगे इसे? नोट कर लीजिए बेटा। अगर आपको रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कैलकुलेट करने के लिए कहूँ तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दो। दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में है बेटा, एक जी और एक एस, तो कैलकुलेशन आती है ना आपको 1/r इक्वल टू 1/g प्लस 1/s। इससे आप r की वैल्यू निकालो तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, देखो मैं यहाँ टॉप पे लिख रहा हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या आ जाएगा, g इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। ओके, चलिए अब छोटा सा एक डिस्कशन करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो मिसकॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में कई बार आ जाता है वो चीज़ सोचिए। देखिए मैंने आपको एक बात बोली यहाँ पर, पीछे से करंट I आया, IG करंट इसमें चला गया, I माइनस IG करंट इसमें आ गया। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए। मान लो ये गैल्वेनोमीटर था, यहीं पर बात करते हैं। पीछे से 10 एम्पियर करंट आया, ये संट आपने लगा रखा है और गैल्वेनोमीटर 2 एम्पियर करंट पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है, तो 2 एम्पियर तो इधर चला जाएगा और बाकी बचा हुआ 8 एम्पियर करंट इधर चला जाएगा। ओके, बट माय क्वेश्चन इज टू यू नाउ कि मान लो अब मैंने एक और एमीटर बनाना है जिसकी रेंज 5 एम्पियर है, गैल्वेनोमीटर यही है, तो मैंने 5 एम्पियर, रेंज नहीं मानता मैंने, कि ये बोला आपको कि यही एमीटर है मेरा, यही एमीटर। मैंने अब इस एमीटर के अंदर 10 एम्पियर की बजाय मान लो करंट घटाकर 5 एम्पियर कर दिया। अब क्या होगा, इधर कितना करंट जाएगा? मैं अपने क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। आपने एक एमीटर बना दिया जिसकी रेंज 10 एम्पियर है, डन। 10 एम्पियर के केस में IG की वैल्यू 2 एम्पियर फिक्स है, तो 2 एम्पियर तो इधर चला गया, 8 एम्पियर इधर चला गया। अब मैंने उसी गैल्वेनोमीटर के अंदर या उसी एमीटर के अंदर, ठीक है ना, ये 10 एम्पियर तो ये मेजर कर लेगा ना। अब मैंने इसमें और कोई चेंज नहीं किया, एस की वैल्यू को चेंज नहीं किया, एस वही का वही रखा है। अब मैंने इसमें से 10 एम्पियर की बजाय 5 एम्पियर करंट पास कर दिया, तो अब यहाँ कितना करंट जाएगा और यहाँ कितना करंट जाएगा? यहाँ जाएगा 2 एम्पियर और यहाँ आएगा 3 एम्पियर। ये गलत है। फिर इसने 5 एम्पियर कैसे मेजर कर लिया? बेटा आप एक 10 एम्पियर रेंज का एमीटर लेते हो तो आप यही चाहोगे ना, पीछे से 10 एम्पियर आया तो ये 10 एम्पियर के हिसाब से रीडिंग दे। 10 एम्पियर पे इसने मान लो इसमें 50 डिवीजन बने हुए थे तो 50 डिवीजन का डिफ्लेक्शन दे दिया। अगर मुझे 5 एम्पियर मेजर करना हो इस डिवाइस से तब भी आप 50 डिवीजन का डिफ्लेक्शन सोचोगे क्या? तब आप यही तो चाहोगे ना वो 25 डिवीजन का डिफ्लेक्शन दे। मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा? 50 डिवीजन में वो 10 एम्पियर मेजर कर रहा है तो एक डिवीजन में कितना मेजर करेगा? 10/50 यानी कि 1/5 एम्पियर। यही बात हुई ना? या मैं उल्टा बोलूँ, 10 एम्पियर के लिए अगर मुझे 50 डिवीजन चाहिए तो 1 एम्पियर के लिए कितना चाहिए? 5 डिवीजन। तो 5 एम्पियर के लिए कितना चाहिएगा? 25 डिवीजन। तो क्या अब भी अगर इसने 2 एम्पियर लिया अब तो ये पूरा का पूरा 50 डिवीजन का डिफ्लेक्शन दे देगा। तो आपको क्या पता कि इसमें 5 एम्पियर करंट आया? बेटा आप एक एमीटर 10 एम्पियर रेंज का बनाओगे तो आप उससे 1 एम्पियर करंट भी मेजर करना चाहोगे, आप उससे 4 एम्पियर भी मेजर करना चाहोगे, लेकिन अगर वो हर करंट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा हो तो क्या मेजर कर पाओगे आप? नहीं। तो गलती कहाँ हुई है आपसे? ये बिल्कुल ठीक है, गलती कहाँ हुई है? अगर आपको याद हो मैंने जब ये बोला था, मैंने ये बोला था कि जब पीछे करंट आई आया है तो ये संट इस तरीके से यूज होता है कि ये करंट को IG इज टू I माइनस IG की रेशियो में डिवाइड करता है। इज इट ओके? अब ध्यान से सुनना, अगर पीछे 10 एम्पियर करंट आया है, इसने 2 और 8 एम्पियर इधर भेजा तो कितनी रेशियो हुई है? 2:8 ना, यानी कि 1:4 की रेशियो में डिवाइड करेगा ये। अब पीछे से मान लो आपने ये करंट आधा कर दिया तो इस 5 एम्पियर को 1:4 की रेशियो में डिवाइड करो तो 1 एम्पियर इधर जाएगा और 4 एम्पियर इधर जाएगा।
इज इट ओके? अब गैल्वेनोमीटर 2 एम्पियर पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है तो 1 एम्पियर पर आधे स्केल का डिफ्लेक्शन होगा। और आपने भी तो करंट आधा किया हुआ है, आपके गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आधा आ जाएगा। आपको तो ऐसा लगेगा जैसे उसने 5 एम्पियर मेजर किया हो। एम आई क्लियर? ये करंट हमेशा इस लाइन में आई जी जाएगा ऐसा नहीं है भाई, ध्यान रखना। ये करंट डिवाइड होता है आई जी इज टू आई माइनस आई जी की रेशियो में। एम आई क्लियर? इस पॉइंट को हिंट करके बेटा नोट करना चाहते हो आप कर लीजिए, अदरवाइज मुझे जो पॉइंट बताना था वो शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी 1 मिनट आप सोच सकते हो। मीटर, चलिए अब ये पार्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ये आपका गैल्वेनोमीटर हुआ, वही आई जी इसकी रेंज है बेटा फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए। अच्छा एक बात सोचो, मैं वी रेंज का वोल्टमीटर बनाना चाहता हूँ, वी रेंज। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं, अगर ये गैल्वेनोमीटर इसका अपना रेजिस्टेंस कैपिटल जी है और आई जी करंट ये ले सकता है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना काम कर रहा होगा? V इक्वल टू आई आर। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज काम कर रहा होगा वी जी, वो आई जी इंटू जी के बराबर होगा ना भाई? बोले मेरी बात क्लियर हुई? तो इसका मतलब ये गैल्वेनोमीटर इससे ज़्यादा वोल्टेज एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो आई जी करंट एक्सेप्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा करंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो वोल्टेज भी इसके उसी के हिसाब से होगी ना। मैं थोड़ी देर के लिए एक बात आपको कहता हूँ, ये वोल्टेज मान लो आफ्टर कैलकुलेशन 2 वोल्ट आ जाती है, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो आपका फिक्स है ना, और फिक्स आई जी भी है। लेकिन अगर मान लो मैं पीछे से सपोज करो मैं 2 वोल्ट वोल्टेज भेजता हूँ तो ठीक है, ये आई जी करंट इसमें से पास कर देगा। लेकिन मान लो पीछे से मैंने 5 वोल्ट वोल्टेज भेज दिया, तो अब बताओ आई जी और जी में से कौन सी चीज़ है जो चेंज हो जाएगी? व्हाट इज आई जी? आई जी वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर में से पास हो रहा है, लेकिन इस करंट पर गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी देता है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उस आप गैल्वेनोमीटर में आई जी से ज़्यादा करंट पास नहीं कर सकते। इसका मतलब तो यही है कि आप उससे ज़्यादा करंट पास नहीं कर सकते, आप बाउंड है। लेकिन कर दोगे तो क्या होगा? डैमेज हो जाएगा डिवाइस, ठीक है ना। क्या मैं जी को चेंज कर सकता हूँ? कैपिटल जी ये तो फिक्स है, गैल्वेनोमीटर जो बन गया, उसका रेजिस्टेंस फिक्स है। अब जब मैं ये वोल्टेज चेंज करूँगा तो वो सर्किट में करंट को चेंज कर देगा, क्योंकि जी जो है वो तो फिक्स है। और अगर करंट चेंज हो गया वो तो बढ़ेगा भाई। बोलो करंट बढ़ेगा या घटेगा? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हो ना आप? मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ ये बताने की कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदला जा रहा है। तो करंट बढ़ेगा। अब मुझे बात बताओ, आई जी की वैल्यू बढ़ गई है आपकी, लेकिन मजबूरी मेरी है कि वो आई जी ही रहना चाहिए, तो मुझे इस करंट को फिर से कम करना है। तो व्हाट शुड आई डू? सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ा दूं। सर्किट के रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो मैं बढ़ा नहीं सकता, तो इसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। तो इसके साथ क्या करते हैं हम, यहाँ पर एक सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं आर। जैसे ही आप इस अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाओगे तो आपको इस लाइन का रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि मेरे गैल्वेनोमीटर ने कंडीशन लगा रखी है कि भाई मैं आई जी से ज़्यादा करंट नहीं लूँगा। वोल्टेज बढ़ाऊँगा तो लाइन में करंट बढ़ जाएगा। गैल्वेनोमीटर हेल्पलेस। करंट घटाना पड़ेगा क्योंकि वोल्टेज बढ़ चुकी है, तो फिर मुझे लाइन के रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ये तो है थियरी इसके पीछे। सिंपल वे में रटना है तो बेटा रटिए, सीधी सी बात है। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदला जाता है बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस इन सीरीज। वी क्या हो गया? रेंज ऑफ वोल्टमीटर। आई जी अब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, बोलो, क्योंकि आर आपने इस तरीके से यूज किया कि जो आई बढ़ा था उसे रिड्यूस करके उसने दोबारा क्या कर दिया है? आई जी बना दिया है। तो आर की वैल्यू निकालो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? V इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आर।
बोलो इस लाइन का रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा, दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो R प्लस जी और V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ से R की वैल्यू निकाल लो। सो V अपॉन आई जी इक्वल टू जी प्लस आर, सो R कम्स आउट टू बी V अपॉन आई जी माइनस कैपिटल G। So whenever this question is asked to you कि how can you convert a galvanometer into voltmeter, so you have to calculate the value of R, and just by saying that, by putting this resistance in series with the galvanometer, we can do that. Okay? And can you tell me that what is the resistance of voltmeter now? Resistance of voltmeter बोलो, G plus R, तो ये रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर हो जाएगा बेटा। तो ये है आपका कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर बाय यूजिंग शंट, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर बाय यूजिंग अ सुटेबल रेजिस्टेंस आर। स्टेटमेंट नोट करो सभी। अ गैल्वेनोमीटर विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 120 ohm shows full scale deflection for a current of 2.5 milliampere of 2.5 milliampere. How will you convert the galvanometer into an ammeter of range 0 to 7.5 एम्पियर? देखो बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन में आप देखो आपको क्या रखा है कि एक गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस 120 ओम है। ये गैल्वेनोमीटर हो गया, इसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा 120 ओम, तो G हो गया बेटा आपका 120 ओम। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। कितने करंट पर ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है आपको? 2.5 मिली एम्पियर पर यह आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। इसका मतलब Ig की वैल्यू 2.5 मिली एम्पियर है, और आपको एक पर्टिकुलर रेंज का एमीटर बनाना है जिसकी रेंज है 0 to 7.5 एम्पियर। मतलब जो I वैल्यू है वो कितनी है? 7.5 एम्पियर। तो इस गैल्वेनोमीटर को इस रेंज के एमीटर में कन्वर्ट करना आसान सा क्वेश्चन है। S कैलकुलेट कर लो आप लोग, तो आंसर देखो बेटा क्या आएगा, S इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल G अपॉन I माइनस आई जी। क्वेश्चन के अंदर जो सबसे बड़ी खास बात है, आप ध्यान से देखना भाई, सबसे बड़ी खास बात, ये जो करंट है ना आई जी, ये मिली एम्पियर में है और ये एम्पियर में है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? आपको क्या करना है, दोनों करंट को एक जैसी यूनिट में कन्वर्ट करना है। वो यूनिट क्या रखने चाह रहे हो आप लोग, ये आपने देखना है। या तो दोनों ही एम्पियर में हो या दोनों ही मिली एम्पियर में। बस यही एक वो गलती है जो आप यहाँ करने जा रहे हो। मैं इसके मिली एम्पियर बना देता हूँ, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये ज़्यादा आसान है कन्वर्जन, राइट? वैसे तो आप उसे करोगे तो उसे 1000 से, मिली का मतलब 1000 होता है ना। 1 मिली, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ओके, मिली 10⁻³ को कहते हैं। या तो आप इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो या इसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, ऐसा ही होगा ना। कन्वर्जन आता है ना बेटा सभी को। पुट कर दो बस, Ig 2.5, G की वैल्यू 120 अपॉन I 7500 माइनस 2.5। ये कैलकुलेशन आप कर लेना बेटा। जो शंट की वैल्यू आती है इसमें वो 0.04 ओम आती है, 0.04 ओम। सो लास्ट में लिखोगे बाय कनेक्टिंग दिस रेजिस्टेंस इन पैरेलल वी कैन डू दिस। ओके, एमीटर का रेजिस्टेंस सपोज करो इस क्वेश्चन के अंदर जैसा पूछा है, तो R एमीटर निकालना आपको, तो G इंटू एस अपॉन G प्लस एस। G भी पता है 120 और S की वैल्यू 0.04 ओम आ रही है। ये वैल्यू पुट कर देना तो आपको एक आंसर मिल जाएगा जो वैल्यू लगभग 0.04 ओम ही आती है, जो ऑलमोस्ट 0.04 ओम ही आ रही है। ओके, अब देखो इसके अंदर अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाए, जैसा मेरे ख्याल से स्टेटमेंट में कहा भी है कि जब हम इस एमीटर को किसी सर्किट में जोड़ते हैं
तो क्या ये हमें एक्चुअल रीडिंग देगा उस सर्किट की? जैसे मान लो ये एक सर्किट है भाई, इस सर्किट के अंदर 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और आपने एमीटर लगा दिया, यहाँ पर एमीटर लगा दिया, तो क्या ये एमीटर एक्चुअल में मुझे 5 एम्पियर ही रीड करके देगा? सोचिए जरा, अगर तो ये आइडियल होता तो इसका अपना रेजिस्टेंस कितना है? 0 ओम। तो क्या ये सर्किट के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगा? भाई एक सर्किट का रेजिस्टेंस 50 ओम है, उसके बाद सीरीज में 0 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हुआ? 50 ओम ही रहा। तो सर्किट के रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो करंट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो मुझे ये एक्चुअल रीडिंग दे देगा। लेकिन आइडियली तो ऐसा होता नहीं ना, प्रैक्टिकली तो ऐसा होता नहीं ना बेटा कि एमीटर का रेजिस्टेंस 0, सपोज करो एमीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो क्या ये सर्किट के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगा? बिल्कुल चेंज करेगा। पहले 50 था मान लो, तो अब 50 + 10 60 ओम हो जाएगा, तो वो करंट को अफेक्ट करेगा। अगर सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ता है तो लाइन में करंट क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो बिल्कुल जब आप इस डिवाइस को सीरीज में जोड़ते हो तो ये सर्किट के करंट को अफेक्ट करता है और रीडिंग पहले से थोड़ी कम हो जाती है। इज इट ओके? रीडिंग पहले से कम हो जाती है। आइडियली अगर आप इसे यूज करते हो, आइडियल मानकर यूज करते हो तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो जो एक्चुअल रीडिंग है और जो रीडिंग ये मेजर करेगा, इन दोनों में डिफरेंस होता है। मेजर्ड वैल्यू हमेशा एक्चुअल से कम आने वाली है। ओके, नोट कर लो बेटा ये पॉइंट भी। देखो एमीटर का रेजिस्टेंस RA मान लेते हैं, वोल्टमीटर का RB और RG, गैल्वेनोमीटर का। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई आप इन तीनों को ना इनके वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करो, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा? एमीटर का, वोल्टमीटर का या गैल्वेनोमीटर का? एमीटर का। उसके बाद वोल्टमीटर। तो ये हुआ RA इज स्मॉलर देन RG इज स्मॉलर देन RB। वैसे भी मोटे तौर पर भी समझा जा सकता है, आइडियल एमीटर 0, आइडियल वोल्टमीटर इनफाइनाइट, 0 से छोटा कुछ नहीं और इनफाइनाइट से बड़ा कुछ नहीं, बाकी गैल्वेनोमीटर बीच में आने वाला है। डन। एक और क्वेश्चन, कैन वी मेक एन एमीटर ऑफ रेंज I विच इज़ लेस देन IG? क्या मैं एक ऐसा एमीटर बना सकता हूँ जिसकी रेंज IG से कम हो? कैन वी मेक इट? सोचिए बेटा, यू आर हैविंग 1 मिनट टू डू दैट। मान लो मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, नो डाउट वो IG करंट पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। IG करंट है 2 एम्पियर, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा वो गैल्वेनोमीटर जो है ना वो 1 एम्पियर तक ही मेजर करे, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो वी कांट डू दैट। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप प्रैक्टिकली सोचो, यहाँ से I की वैल्यू अगर IG से कम होगी तो S नेगेटिव हो जाएगा। S क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और रेजिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। सो वी कैन नेवर मेक एन एमीटर ऑफ रेंज I विच इज स्मॉलर देन IG।